आज हम लोग देखते हैं सोवियत संघ के पतन के क्या कारण रहे, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण रहे। और इस संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक 1991 का वो दौर सचमुच में समूची दुनिया के लिए एक आश्चर्यजनक बात थी कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जिन्होंने साम्यवादी शासन के बैनर तले दुनिया में एक नई क्रांति का आगाज किया था, नई प्रयोग को अमल में लाया था, और वही 20वीं शताब्दी के ही उत्तरार्ध में वह विघटन होने जा रहा था। और इस संदर्भ में इतिहासकार तरह तरह के अपने अपने स्तर से इसका जवाब आज भी तलाश रहे हैं। इसके विघटन का कोई एक कारण नहीं बताया जा सकता है, कई एक कारण रहे जिन्होंने कि सोवियत संघ के विघटन को अंजाम दिया। कुछ लोग कहते हैं कि मार्क्सवादी नीति कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रस्त नीति थी और सोवियत विघटन में मार्क्सवाद की वैज्ञानिकता एवं व्यवहारिकता की नीति रही। यह अलग बात है कि मार्क्स की नीति को भी विद्वानों का एक बहुत बड़ा धड़ा वैज्ञानिक मानता है। वैज्ञानिक इसलिए मानता है कि वह भी एक निश्चित क्रम की व्याख्या करता है। और यहाँ पर सोवियत यूनियन में समाज और राजनीति को मार्क्सवादी समाजवाद के ढांचे में तो ढालने का प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर होता है। सिद्धांत कागजों पर ही अच्छी लगती है और व्यवहार में वह अमल में आएगा ही, ऐसी बातें हमेशा सही नहीं भी होती है। और यही कारण रहा कि एक दिन सोवियत संघ को विघटन होना ही था और यह वो सफल होकर रहा। हालांकि बुद्धिजीवी, कुछ लोग, इतिहासकार, विद्वान, राजनीति शास्त्री यह भी कहते हैं कि एक पिछड़ा हुआ देश विश्व की महाशक्ति बन गया तो यह मार्क्सवादी नीति के कारण ही हुआ ही, साम्यवादी नीति को अमल में लाकर ही ऐसा संभव हुआ। विश्व इतिहास में वह एक शक्तिशाली देश के रूप में जाना गया और अपनी भूमिका स्थापित करते रहा। सोवियत संघ का पतन का एकमात्र कारण मार्क्सवादी नीति को अमली जामा पहनाना ही हम नहीं कह सकते, बल्कि कई प्रकार की नीति रही, कुछ गलतियां भी हुई, कुछ भटकाव भी दिखती है। जैसे नए समाज के निर्माण में, कोई भी समाज हो, वहाँ जब नई समाज के निर्माण की बात होती है तो आम जनता की भागीदारी, सक्रियता, उनकी सहभागिता आवश्यक होती है। वहीं जनता की निष्क्रियता, उनकी उदासीनता, जन सहभागिता नहीं होना राष्ट्र के बुनियादी लक्ष्यों को पाने में कहीं न कहीं दूर कर देती है। वहीं साम्यवादी समाजवादी राज्य व्यवस्था को अपनाकर अपनी जनता को यदि वह प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक भावना का एहसास नहीं करा सकता है तो इसका पतन तो एक दिन होना ही था। सर्वहारा के अधिनायकत्व की बात हुई, लेकिन सर्वहारा के अधिनायकत्व क्या अमल में आ पाया? हमेशा रहा? यह बात भी सोचने वाली बात रही। और विश्व के विद्वान, विश्व के राजनीति शास्त्री आगे भी इस पर मंथन करते रहेंगे कि जिस सर्वहारा के नाम पर सत्ता का स्वाद न केवल चखा गया बल्कि उसे एक लंबे समय तक जीवंत रखा गया।
क्या वास्तव में सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथों में आ सकी? मेहनतकश जनता के बुनियादी अधिकारों को गारंटी मिली, वे अमल में आ पाए और राज्य की नीतियों को बनाने में, उसका निर्माण करने में आम जनता की क्या भागीदारी हो पाई? समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था सोवियत यूनियन में स्थापित कहीं न कहीं नहीं हो सकी और यही कारण रहा कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व सर्वहारा वर्ग पर राज्य एवं पार्टी में शीर्ष स्थान पर जो नेता का बोलबाला था, वहां पर उस नेता के अधिनायकत्व में बदल गया, नेतृत्वकर्ता में बदल गया, मूर्ति पूजा जैसी व्यवस्था हो गई और जनता का उदासीन होना स्वाभाविक था और जनता पहले उदासीन हुई, फिर वह आक्रोशित हुई और जिसका कि दुष्परिणाम व्यवस्था का अंत करके हुआ और यही कारण रहा कि कहा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद आम जनता में आक्रोश जैसी कोई स्थिति नहीं थी। वे विस्मयकारी जैसी स्थिति में नहीं दिखते थे। यही कारण रहा कि शीर्ष नेतृत्व भी एक हद तक कहीं न कहीं सोवियत संघ के विघटन के लिए जिम्मेदार रहा। सोवियत यूनियन में इस तरह की शीर्ष नेतृत्व का वर्चस्व बढ़ा कि राज्य और पार्टी में भेद ही मिट गया। जिसके हाथों में पार्टी का नेतृत्व, उन्हीं के हाथों में राज्य का नेतृत्व भी था। यही कारण रहा कि सोवियत संघ के इतिहास में साम्यवादी नेतृत्व में जिसे त्याग की कल्पना की गई थी, जिससे सहभागिता की कल्पना की गई थी, जिस कार्यशैली की कल्पना की गई थी, जिसके सहारे वे लोग आकर्षित हुए थे, वह आरंभिक दौर में जो बातें थी वह बाद में निरंतर जारी न रह सकी। कालांतर में वह एकदम इसके विपरीत स्थिति दिखती है, जहाँ की भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ऐशो आराम का जीवन, सत्ता लोभ, सत्ता से मोह आदि आम बात हो गई। भ्रष्टाचार के लिए बदनामी हो गई और जाहिर है यह जब नेतृत्व कहीं न कहीं पतित अवस्था में पहुंच जाए तो वह जनता से कटेगा ही और जनता शासक से कटेगा, जनता व्यवस्था से विमुख होगा और यही कारण रहा कि सोवियत संघ का नेतृत्व जहाँ एक और पथभ्रष्ट होते चला गया, वहीं आम जनता का भी मोह भंग होता चला गया, न केवल शासक वर्ग से बल्कि व्यवस्था से भी। और सबसे बड़ी बात यह रही कि फीडबैक जनता के फीडबैक को समझा नहीं गया, उन्हें सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया और एक न एक दिन यह भी एक महत्वपूर्ण कारक बना सोवियत संघ के विघटन के लिए। और इन सबों के साथ साथ अर्थव्यवस्था में आई संकट की व्यवस्था भी उस सोवियत संघ के विघटन के लिए एक कारक रहा, जहां देश में उत्पादन एक स्तर तक उत्पादन स्तर जाकर बढ़कर ठहराव आ गया, उसमें वह ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, बल्कि उत्पादन स्तर कहीं न कहीं नीचे गिर रही थी। कई चीज़ों का तो उसे क्रय करना पड़ा, आयात करना पड़ा और ज़ाहिर है इसका सीधा असर न केवल अर्थव्यवस्था पर पड़ता है बल्कि लोगों के जीवन स्तर पर भी पड़ना था और ज़ाहिर है जीवन स्तर में गिरावट आई, लोगों को रोज़गार के अवसरों में गिरावट आई, वस्तुओं के दाम में वृद्धि हुई। इन सब कारणों से आम आदमी तो कहीं न कहीं कष्ट का एहसास हुआ, जिनका सब मिलाकर परिणाम राष्ट्र को भी भोगना पड़ा। जनता को लगता था कि हमारी कष्टों से, हमारी वो व्यवस्था की नीतियों से हम लोग ज़्यादा कष्ट में हैं, शासक वर्ग इसमें कोई भागीदारी नहीं निभा रही है, कोई सक्रिय सहभागिता नहीं वो निभा रही है, बल्कि शासक वर्ग तो तमाम कष्टों से बेखबर होकर हुए तो ऐसो आराम का जीवन बिता रही है। प्रारंभ में जिस समाजवादी अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई थी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई थी कि पूरे उद्योग धंधे पर हर एक बड़े
उद्योग, कल कारखाने, संपत्ति पर सर्वहारा का स्वामित्व होगा। कहीं न कहीं नौकरशाह का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था और यह नौकरशाही व्यवस्था भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध की ओर प्रवृत्त हो जा रही थी। और जाहिर है बाजार की शक्ति, उत्पादन लागत, इन सब कई एक कारण रहे जिससे कि सबसे बड़ी बात रही कि सही समय पर वैसा कहाँ उस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। एक तरह से कुप्रबंधन की नीति ने सोवियत संघ को विघटन के दरवाजे तक ला दिया। उसकी कुव्यवस्था की बुराई समाजवाद के सिद्धांत की कारण नहीं आई, बल्कि कहीं न कहीं जो व्यवस्था चला रहे थे उनके कारण आई। सिद्धांत तो एक सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत को अमल में लाए जाने वाले व्यक्तित्व पर हर कुछ निर्भर करता है और वे इससे भाग नहीं सकते। जाहिर है इन सब कई एक कारण से अर्थव्यवस्था के चरमराने से विशेष करके और प्राकृतिक स्थिति भी ऐसी आई कि कृषि उत्पादन में भी कहीं न कहीं गिरावट आई, जिससे कि वस्तुओं के दामों में वृद्धि अंततः जनता को सत्ता वर्ग से, व्यवस्था से, शासन पद्धति से मोहभंग किया। कई एक कारण रहे कि सोवियत संघ निरंतर विघटन के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा था। आर्थिक हालात भी ऐसे हो गए जो कि सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी थे। विशेष करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी जब 6 वर्षों तक युद्ध चला, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, तो सोवियत यूनियन का आर्थिक संसाधन बहुत बड़े पैमाने पर नष्ट हुआ और कहीं न कहीं देश में एक आर्थिक पुनर्निर्माण की ज़रूरत महसूस की जाने लगी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां बनी, वहाँ पर फिर पुनः एक नई जिम्मेवारी इन पर आ गई। आप जानते हैं कि पश्चिम के देश में जहाँ लोकतांत्रिक भावना थी, पूंजीवादी व्यवस्था थी, वहीं पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी राज्य स्थापित करने में सोवियत संघ लगा रहा और उसका मदद करता रहा। ऐसे में उनको आर्थिक और सैनिक राजनीतिक मदद पहुंचाना सोवियत संघ की कहीं न कहीं एक तरह से नैतिक जिम्मेवारी के रूप में थी। वहीं एशिया और अफ्रीका के जो नए नए देश आज़ाद हो रहे थे, तो उन नव आज़ाद देश को उनकी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाना, मदद करना इसलिए भी सोवियत संघ के लिए जरूरी था, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने में ये लगे रहे, अपनी विचारधारा को प्रसार करने के लिए, वहाँ स्थापित करने के लिए, उनको समाजवादी सहायता देने के लिए कहीं न कहीं आर्थिक आवश्यकता थी। अन्यथा वे अमेरिकी खेमे में जाते उनको बचाने के लिए। तो यहाँ पर अमेरिका के और देश नहीं जाए, अमेरिका के साथ विज्ञान टेक्नोलॉजी को अन्य देश नहीं अपनावे, तो इसके लिए आवश्यकता कि खुद भी सोवियत संघ में टेक्नोलॉजी, विज्ञान जगत में इतना प्रगति हो कि लोग, अन्य देश अमेरिका की ओर नहीं झुके। ऐसे में इनके साथ साथ सोवियत संघ को सुरक्षा की दृष्टि से विश्व में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, पूंजीवादी व्यवस्था पर अपनी समाजवादी व्यवस्था को श्रेष्ठ दिखाने के लिए आवश्यक था कि विश्व में अपना मदद पहुंचावे अन्य देशों को, और इनके साथ साथ न केवल सोवियत संघ बल्कि अन्य देशों की जनता की आकांक्षाओं को भी पूरा करने के लिए वो कदम उठावे। इस तरह कहीं न कहीं सोवियत संघ की जिम्मेवारी व्यापक होती जा रही थी, चौतरफा जिम्मेवारी होती जा रही थी और आर्थिक बोझ निरंतर बढ़ते जा रहा था और दशकों तक सहना निरंतर आसान काम नहीं हो रहा था, बल्कि एक तरह से आर्थिक विघटन के कगार पर सोवियत संघ पहुंच रहा था, जो पुनः राजनीतिक विघटन का कहीं न कहीं कारक बना। उस निरंकुश रूस को नहीं देखा था जो 1917 के पहले की व्यवस्था थी, और वहाँ पर जो चारशाही की व्यवस्था थी, जो सामंती पूंजीवादी जैसी व्यवस्था थी, वहाँ पर उन परिस्थिति में जो उत्पीड़न हो रहा था उसको उन लोगों ने नहीं देखा था। उस तरह की शिकायतें वहाँ पर उनके सामने नहीं थी और कहीं न कहीं इनसे अपेक्षा, इन साम्यवादी व्यवस्था से इनकी अपेक्षा, नई पीढ़ी की अपेक्षा
बढ़ रही थी और जो कुछ लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा था, इससे इन्हीं व्यवस्था में इन्हें बुराइयां नजर आने लगी थी। इन्होंने इन व्यवस्था को ही इसके लिए दोष देना शुरू कर दिया था और इससे छुटकारा पाने के लिए ये लोग फिर छटपटाने लगे थे और कहीं न कहीं मानसिकता में परिवर्तन आ गया था और ये लोग भी सोच रहे थे कि पूंजीवादी दुनिया जैसी व्यवस्था के सुखों को प्राप्त किया जाए, क्योंकि और ऐसा करने में कहीं न कहीं सोवियत सत्ता वो सफल रही। और हम कह सकते हैं कि जिस तरह की देश की संस्कृति होती है, सभ्यता का निर्माण वैसा ही होता है और सांस्कृतिक तौर पर समाजवादी सत्ता तो रही, लेकिन समाजवादी मनुष्य जैसे का निर्माण नहीं हो पा रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहीं न कहीं समाजवादी विचारधारा, समाजवादी सिद्धांत के बुनियादी जिस तरह की जो इसकी काम होती है, उस तरह की प्रशिक्षण नहीं लोगों को मिल पाया। कम्युनिस्ट नैतिकता भी व्यवहारिक स्वरूप नहीं ले पा रहा था और सत्ताधारी व्यवस्था द्वारा भी इस तरह की प्रयास नहीं किए गए कि समाजवादी पद्धति का उन्हें अध्ययन कराया जाए और इस दिशा में उनका जीवन कहीं न कहीं भटकाव का शिकार हो रही थी। कम्युनिस्ट चरित्र एक तरह से संजोने में वे लोग कहीं न कहीं विफल हुए जा रहे थे। एक और सोवियत संघ के नागरिक स्वयं उनसे विमुख हो रहे जा रहे थे, तो दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश सोवियत संघ का दुश्मन बनकर सोवियत संघ को धराशायी करने की हमेशा सोचते रहते थे और आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार से, एक प्रकार से कहें तो सोवियत साम्यवादी व्यवस्था का दुश्मन उत्पन्न होने लगा था। वैचारिक हमला पूंजीवादी देशों द्वारा किया जाने लगा था और एक तरह से कहें तो हथियारों का होर लगना भी एक इस तरह का व्यवस्था था, जिससे कि कहीं न कहीं सोवियत अर्थव्यवस्था पर जरूरत से अधिक दबाव पड़ा और व्यवस्था विरोधी इस प्रकार के तत्व को, जहां एक तरफ अमेरिका ज़्यादा साथ दे रहा था, वहीं सोवियत संघ की आंतरिक विघटन जैसा चरित्र शत्रुओं को कहीं न कहीं उसको बढ़त दिला रही थी एक तरह से। हालांकि इन तमाम कारणों के साथ साथ सोवियत संघ के विघटन के समय जो शासक थे मिखाइल गोर्बाचोव, उनका भी व्यक्तित्व, उनका नीति कहीं न कहीं सोवियत संघ को विघटन के दरवाजे तक तो ला ही दिया था और पूरी तरीके से कहीं खोल दिया। इसका कारण यह रहा कि अगर हम देखें तो सोवियत संघ के महासचिव, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे 11 मार्च 1985 को मिखाइल गोर्बाचोव। इसके पहले कास्तिन चरनेकोव थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। खैर, तो वहाँ पर जब इनके हाथों, वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव होते हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं सत्ता की बागडोर उनके हाथों में आ जाती है। और जब ये राष्ट्राध्यक्ष बन गए थे तो उस समय देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। कहीं न कहीं इन दयनीय स्थिति से गुजरने के लिए मिखाइल गोर्बाचोव पर ज़्यादा दबाव था। एक तरफ साम्यवादी तरफ से तो दूसरी तरफ गैर साम्यवादी तरफ से भी। और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया कि साम्यवादी व्यवस्था में कुछ बुराई आ गई है, इन बुराइयों को दूर किया जाए। और उन्होंने 2 प्रकार की नीति लाई, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्निर्माण, ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलापन। पेरेस्ट्रोइका के माध्यम से उन्होंने सोवियत संघ के पुनर्निर्माण की मांग की, उस और प्रयास करना शुरू किया। और ग्लासनोस्ट के माध्यम से खुलापन लाया, दुनिया की अर्थव्यवस्था इसकी ओर झुके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था चरमराने के कारण कहीं न कहीं गोर्बाचोव हथियार की बढ़ती प्रतिस्पर्धा को भी कम करना चाह रहे थे और
एक और आर्थिक दबाव, आर्थिक आवश्यकता, तो दूसरी ओर अमेरिका का वैचारिक एवं सामरिक, राजनीतिक हर प्रकार का दांवपेच। और यह स्थिति तो यहाँ तक हो कर दी गई कि इन्हें नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 1990 में। राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आया। गोर्बाचोव ने बहुदलीय प्रणाली का प्रस्ताव पारित किया और एक्सिक्यूटिव स्टेट प्रेसिडेंसी की व्यवस्था लागू की, और इन सबों से जो गैर कम्युनिस्ट समर्थक राष्ट्र थे उनको बल मिला। जो पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा जिन्हें उकसाया जा रहा था, जिन्हें समर्थन दिया जा रहा, उन्हें बल मिला। और उसके बाद देखते हैं कि बाल्टिक राज्य, वहाँ पर उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। बाल्टिक राज्य में जो आते हैं, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, इन लोगों ने पहले स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और यहाँ पर गोर्बाचोव की लोकप्रियता एक तरफ मिली, ये चाह रहे थे, तो दूसरी तरफ इनका विरोध भी हो रहा था। इन्हें इनकी नीति को कुछ बल भी मिल रहा था। और हम यह भी देखते हैं यहाँ पर, लेकिन ये सोवियत संघ में जो जिस प्रकार के खुलापन ला रहे थे, तो यहाँ पर इसके विरोधी भी पैदा हो रहे थे। 26 जुलाई 1991 को साम्यवादी नेताओं ने ध्वनि मत से गोर्बाचोव के मार्क्सवादी शासन को समाप्त करने के फैसले पर स्वीकृति दे दी। जब ऐसा किया तो फिर वहाँ पर फिर जो उसके समर्थक थे वे फिर नाराज हो गए, जो कट्टर साम्यवादी थे वे नाराज हो गए। और ऐसी स्थिति भी बनी कि गोर्बाचोव को कुछ दिनों के लिए तो बंधक बना लिया गया था 19 अगस्त 1991 को। हालांकि यह ज़्यादा देर तक नहीं चल सका, गोर्बाचोव को मुक्त करा लिया गया, लेकिन सरकार को लोग शंका की दृष्टि से देखने लगे थे। और बहुत सारे जो 15 गणराज्य में सोवियत संघ अंततः गठित हो गया।